तो देखो आज हम लोग चैप्टर 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसका जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा हम अपलोड कर चुके हैं और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इसमें करना क्या है, इसमें हम लोग को एक्सप्रेशन बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, वेरिएबल, कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करके। जैसे देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 मोर देन थ्राइस अ नंबर एक्स। देखो थ्राइस का मतलब 3, ऑफ अ नंबर जो है ना, जैसे थ्राइस अ नंबर, तो थ्राइस अ नंबर एक्स यानी 3x, 3x से 6 मोर, मोर का मतलब +6। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखो 2 में है 5 टाइम्स x यानी 5x। सिंपल बात है, 5x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब होता है पहले नंबर लिखना है, तो 13 पहले लिखना पड़ेगा, माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस, तो 13 माइनस 5x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर x एंड y बोथ आर स्क्वायर्ड एंड एडेड। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है x को भी स्क्वायर करो, y को भी स्क्वायर करो और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर 7 इज़ एडेड टू। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर 7 इज़ एडेड टू, 7 को ऐड करना है। ठीक है, 7 ऐड हुआ है किससे, किससे ऐड हुआ है, 3 टाइम्स। एक मिनट, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 3 टाइम्स पी और क्यू के, पी और क्यू के मल्टीप्लाई होने के बाद 7 से ऐड हो रहा है। ठीक है, तो +7। तो इसको ठीक करके ऐसे लिखेंगे 3PQ। देखो हम लोग तो को पता है कि P और Q और 3 ये सब मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग साइन हटा कर भी लिख सकते हैं। 3PQ को हम लोग सीधा लिख सकते हैं, 3PQ होने के बाद 7 से ऐड कर देंगे, तो 7 का साइन दे देंगे यहाँ पे +7। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये वाला पार्ट नहीं लिख के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3 टाइम्स ऑफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब है फ्रॉम के बाद वाला चीज़ पहले लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ इटसेल्फ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक्स का प्रोडक्ट एक्स के साथ, इटसेल्फ का मतलब एक्स ना, इसके साथ लिखने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है 3 टाइम्स एक्स के, 3x, 3 टाइम्स एक्स मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स होता है 3x। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, अच्छा नंबर 5 हो गया। नंबर 6 सम ऑफ नंबर m एंड m। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कर ले रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ नंबर m एंड n, सम मतलब प्लस, m और n को जोड़ना है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम का मतलब फ्रॉम के बाद जो चीज़ है वो पहले लिखना है, प्रोडक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, देयर मतलब क्या है, यहाँ पे दो ही नंबर है m और n, तो m और n के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ, करना है किससे है, सम करना है, सम क्या है m और n, तो m और n को जोड़ने के बाद उसको घटाना है उन दोनों के प्रोडक्ट से। तो इसको कैसे लिखेंगे, m इंटू एन क्या होता है mn माइनस m प्लस n। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। 2 ए टैक्सी चार्जेस 9 रुपीज़ पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का 9 रुपीज़, तो 2 किलोमीटर का 18 रुपीज़, मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, टेबल पढ़ते जाना। तो बोलता है एंड अ फिक्स चार्ज ऑफ 50 रुपीज़, यानी 50 रुपये तो लेगा ही, फिक्स बात है, 9 रुपये पर किलोमीटर लेगा और 50 रुपये हमेशा लेगा। ठीक है, हर बार। अच्छा, इफ़ द टैक्सी इज़ हायर्ड फॉर x किलोमीटर, देखो 9 किलोमीटर, 9 रुपये लेता है 1 किलोमीटर के लिए। देखो 9 रुपये लेता है 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है ना, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 9 इंटू 2, 3 किलोमीटर के लिए 9 इंटू 3, x किलोमीटर के लिए 9 इंटू एक्स, समझ में आया, 9 इंटू एक्स। तो यहाँ पे है x किलोमीटर के लेगा लेगा मतलब 9 इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा उसमें जो है फिक्स प्राइस है 50 रुपये का,
तो 50 रुपये जो है वो ऐड होगा, तो 9 × x समझ में आया और 50 रुपया ऐड होगा। ठीक है, तो ये जो है ये रुपीस में ही होगा, ये भी जो है वो रुपीस में ही होगा। तो अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ₹9 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम लोग अभी बताया कि 1 किलोमीटर के लिए 9 रुपये, 2 किलोमीटर के लिए 9 × 2, 3 किलोमीटर के लिए 9 × 3, x किलोमीटर के लिए 9 × x। ठीक है, और उससे ऐड होगा 50 रुपीज़ जो हर बार ऐड होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है वो है हम लोग का 9 × x + 50, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9x, 9 × x होता है 9x + 50। ठीक है, ये हो सकता है हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, राइट डाउन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म आर। ये सब जो है ये टर्म है ना, 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। इस टर्म को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 का देखो 1 नंबर, टर्म अगर हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हो तो कॉमा हटा देंगे, जैसे होगा 5a, -3b, c। ये क्वेश्चन है, तो इसको, ये तो टर्म है, 3 टर्म है, इस 3 टर्म को अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है तो बनाना होगा 5a, कॉमा की जगह प्लस, या देखो माइनस दिया हुआ है तो डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, 5a - 3b, और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो +c। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, x² - 5x 6, तो ये कैसे बनेगा, x², कॉमा छोड़ो, माइनस दिया है -5x, यहाँ कॉमा दिया है तो मतलब +6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, x² y, xy, -xy²। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये कॉमा है तो x² y, कॉमा की जगह होगा +xy, कॉमा की जगह प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस दिया है तो ठीक है, माइनस डायरेक्ट लिखते हैं xy²। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ऑल द टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस बार एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टर्म में बदलना है, ये तो एकदम सिंपल है। 4 नंबर का 1 नंबर, 3, 7x, ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको टर्म में बदलना है। 3 लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, -7x है तो -7x। ठीक है, कॉमा से अलग कर देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2, 5a + 3/2b, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अगर ये तो एक एक्सप्रेशन है, इसको टर्म में लिखना होगा तो 2 लिखेंगे, कॉमा दे देंगे, -5 है तो -5 लिखेंगे, कॉमा देंगे, प्लस के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा, 3/2b। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 नंबर देखो, 3 नंबर है 3x⁵ + 4y³ -7xy² + 3। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसको, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको टर्म में लिखना है तो 3x⁵, कॉमा दे देंगे, प्लस का साइन नहीं देने से भी चलेगा, कॉमा से ही समझ में आ जाता है, कॉमा, यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, -7xy², कॉमा, ये प्लस देने का ज़रूरत नहीं है, 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर्स। पहले तो टर्म निकाल लेना है, दो टर्म है, हम लोगों को पता ही है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और उसका फैक्टर्स भी लिखना है। ठीक है, तो इसको टेबल बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको टेबल बना के कर लेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म बताना था और फैक्टर बताना था, तो टर्म यहाँ लिख दे रहे हैं और फैक्टर जो है वो यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये वाला है -4, -4 4x + 5y, इसमें कितना टर्म है, इसमें 2 टर्म है, एक है -4x और एक है +5y, 2 टर्म है ना। अच्छा, ये 2 टर्म क्वेश्चन हम यहाँ पे उतार लिए हैं। अभी 2 टर्म का फैक्टर क्या है, एक है -4 और एक फैक्टर क्या है, x। ठीक है, इस तरीके से ही होगा, जैसे इसका क्या है फैक्टर, 5 है और y है। ठीक है, ये प्लस साइन को नहीं भी लिखने से चलता है।
अच्छा देखो, ये एक आंसर है और इधर भी एक आंसर बना दे रहे हैं। देखो ये जो एक क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लस 2x² y², यहाँ भी है 1.2 AB माइनस 2.4B प्लस 3.6A। ठीक है, टर्म लिख ले रहे हैं। सबसे पहले दो टर्म है यहाँ पे, एक है एक्स वाई एक टर्म है और एक है 2x² y², ये एक टर्म है। यहाँ तीन टर्म है, तीनों टर्म लिख ले रहे हैं। 1.2AB माइनस 2.4B और एक है प्लस 3.6A, तीन टर्म है। अब फैक्टर लिखने का बारी। ये क्वेश्चन था, ठीक है, दिया हुआ था, तीन क्वेश्चन था, तीनों का आंसर एक ही टेबल में कर रहे हैं हम लोग। अभी देखो ये हम फैक्टर लिख दिए। देखो ये दो टर्म है, दोनों टर्म को हम अलग अलग लिख लिए हैं, ठीक है। इसका फैक्टर क्या होगा, एक होगा एक्स फैक्टर और कॉमा देके एक है वाई फैक्टर, है ना, दोनों है। इसका क्या है, 2 है एक फैक्टर, ठीक है, कॉमा देके एक्स है एक फैक्टर, यहाँ x² है ना, यानी 2 x है, y² है यानी 2y है, ठीक है, कॉमा लगा के लिख दिए। यहाँ तीन फैक्टर है, मतलब यहाँ तीन टर्म है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन टर्म है, 1 2 3 जो यहाँ लिखा हुआ है। और इसका अगर फैक्टर लिखें तो पहला फैक्टर है 1.2 और a भी है, कॉमा देके a लिखेंगे, कॉमा देके b भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये -2.4 भी है, तो -2.4 एक फैक्टर है, कॉमा देके b भी एक फैक्टर है। उसी तरीके से यहाँ पे प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, 3.6 एक फैक्टर है और कॉमा देके a भी एक फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या करना है, शो द टर्म, ये जो दो टर्म है इन लोग को शो करना है फैक्टर में, लेकिन ट्री डायग्राम में। अभी जो कि वैसे नहीं, डायग्राम बना के, ट्री डायग्राम बना के। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो दो टर्म है, दोनों टर्म का फैक्टर बना दिखाना है ट्री डायग्राम में। देखो जैसे क्वेश्चन है 8x प्लस 3y², ये तो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम दोनों टर्म लिख दे रहे हैं, 8x एक टर्म है और 3y² एक टर्म है प्लस में, ठीक है। अभी अगर इसका ट्री डायग्राम बनाए तो दो फैक्टर है इसमें, है ना, एक है 8 और एक है x। यहाँ भी दो फैक्टर, यहाँ तीन फैक्टर है, ठीक है। एक है 3 जिसमें +3 लिख सकते हैं, एक है y और एक है y, क्योंकि यहाँ देखो y पे स्क्वायर था, ठीक है, तो यानी दो फैक्टर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का अगर 2 बताएं तो y माइनस y³। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो देखो इसका हम फैक्टर बनाते हैं, टर्म लिखते हैं सबसे पहले, एक है y टर्म और एक है -y³ टर्म। अभी इसका फैक्टर बनाते हैं। इसका फैक्टर बनेगा नहीं क्योंकि ये अकेला है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 × y भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 × y भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखो इसका 3 बनेगा। देखो जैसे सबसे पहले y जो है वो 3 है, यानी y जो है वो 3 बार है, ठीक है। और देखो माइनस का साइन भी है, माइनस के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यानी कोई नंबर नहीं है, तो 1 समझ लेंगे, तो एक 1 भी लिख सकते हैं और साइन होगा माइनस का। वैसे यहाँ भी एक लिख सकते हैं 1 और एक लिख सकते हैं y, दो अलग अलग चीज़ लिख सकते हैं। 1 पे साइन प्लस का दे सकते हैं क्योंकि कुछ साइन नहीं होता तो प्लस का, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है 5xy² प्लस 7x² y, और एक हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 -ab प्लस 2b² माइनस 3a², ठीक है। तो देखो इसमें देखो जैसे टर्म बनाते हैं, सबसे पहले एक टर्म होगा 5xy² और एक टर्म होगा 7x² y, ठीक है। इसका फैक्टर बनाते हैं, एक होगा 5, एक होगा x, एक होगा y और एक होगा और एक y, क्योंकि देखो y यहाँ पे दो था। वैसे ही यहाँ पे अगर फैक्टर बनाए तो एक होगा 7, एक होगा x, एक होगा और एक x और एक होगा y, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टर। अभी हम लोग इसका पहले तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसका टर्म पहले बनाते हैं, -ab, ठीक है, 2b² प्लस में
और एक यहाँ लिख देते हैं -3a²। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम टर्म लिख लिए। अब देखो ये हो जाने के बाद जैसे अब हम लोग इसका फैक्टर बनाएंगे। यहाँ पे माइनस भी है, तो हम लोग बताए थे जैसे एक ले लेते हैं -1, कोई नंबर नहीं है इसलिए 1, और माइनस साइन है इसलिए माइनस, और एक है a और एक है b। ठीक है, ये हम अलग करते रहे। वैसे ही देखो इसका अगर फैक्टर बनाएं तो एक होगा देखो यहाँ 2 है तो सीधा 2 लिख ले रहे हैं, कुछ नंबर नहीं होगा तो 1 लेंगे। ठीक है, वैसे ही 2 हो गया, एक हो गया b, और एक हो गया और एक b, क्योंकि b² है इसीलिए b 2 बार। ऐसे ही यहाँ पे एक होगा -3, एक होगा a, और एक होगा और एक a, क्योंकि 2 बार a है, a² मतलब 2 बार a, -3 अलग से लिख लिए। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, राइट डाउन द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, यानी नंबर वाला कोएफिशिएंट लिखना है। ठीक है, नंबर वाला कोएफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ पे नंबर कोएफिशिएंट क्या है, -7 है, तो यहाँ लिख देंगे -7, आंसर हो जाएगा -7। वैसे ही यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो है वो -2 है, क्योंकि -2 ही सिर्फ नंबर है, तो यहाँ आंसर होगा -2। वैसे देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो +6 ले सकते हैं या 6 लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होगा 2/, कोएफिशिएंट होगा 2/3। राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट लिखना है। ध्यान से समझो, जो कोएफिशिएंट होता है उसको ढक देते हैं। जैसे एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स को अगर ढक देंगे यानी एक्स को अगर नहीं देखेंगे तो क्या दिखेगा, -4b, तो इसका आंसर होगा -4b। वैसे ही अगर इसका एक्स का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो एक्स को ढक देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, y बचेगा, z बचेगा, यानी 5 y और z। वैसे ही अगर देखो यहाँ पे ध्यान दो, x का कोएफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को x का, यहाँ पे -x का कोएफिशिएंट हम लोग को निकालना है। तो देखो जैसे x का है ना, तो इसको और इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का 3 और 8 का 4, 8 का 3 नंबर -x, इसका कोएफिशिएंट निकालना है। देखो अभी हम लोग को पता है फैक्टर क्या है इसका, -1 एक फैक्टर है और एक x एक फैक्टर है ना। अगर हम x ढक दे रहे हैं, x अगर ढक दे रहे हैं तो -1 बच जा रहा है, तो इसका x का कोएफिशिएंट जो है वो -1 है, -1 इसका कोएफिशिएंट है। ठीक है ना, ये नहीं भी लिखने से चलेगा, मतलब -x का कोएफिशिएंट जो है वो -1 है। अच्छा, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है -3x²y, देखो इसमें क्या निकालना था, x का कोएफिशिएंट, यानी x को ढकना था, लेकिन ये x² है। पहले इसको फैक्टर में लिखते हैं, -3 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है और y एक फैक्टर है ना। इसमें से अगर एक फैक्टर, एक x को नहीं लिखेंगे तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, x बचेगा एक, और एक y बचेगा, है ना। मतलब 2 x था, एक x हटा देंगे तो एक x बचेगा, सिंपल वही बात है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में -7xy² जो है, इसमें से कुछ कुछ कोएफिशिएंट निकालना है। जैसे फर्स्ट नंबर में 9 का 1 नंबर में हम लोग को 7x का कोएफिशिएंट निकालना है। देखो यहाँ से अगर 7 निकाल देंगे, इससे 7 निकाल देंगे तो 7 रहेगा नहीं, माइनस रहेगा, माइनस बच जाएगा, और x निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 7 नहीं रहेगा, x नहीं रहेगा, लेकिन क्या बचेगा, y बचेगा, y के माथे पे 2 और z के माथे पे 3। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेक्स्ट कोएफिशिएंट निकालना है -xy²। अगर इसमें से x निकाल देंगे तो भी 7 बचेगा ही, और माइनस साइन भी बचेगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस और साइन भी कोएफिशिएंट में है, मतलब माइनस को भी निकाल देंगे, माइनस निकाल देंगे तो माइनस बचेगा नहीं, 7 तो है नहीं तो 7 बच जाएगा, और y² निकाल देंगे, y² निकल जाएगा और x भी निकल जाएगा, मतलब ये वाला पूरा पार्ट निकल जाएगा, x भी निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, y² निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, z3, तो लिख देंगे z माथे पे 3। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है 9 का 3 में कोएफिशिएंट जो है वो है x, y और z। देखो अभी हम लोग किए थे
यहाँ पे तो कोई साइन नहीं है, यानी ये साइन को लेना पड़ेगा, माइनस को, नंबर भी नहीं है तो पूरा नंबर लेना पड़ेगा। एक्स यहाँ पे एक एक एक्स है और एक एक्स बोल दिया निकाल देने, तो कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे यहाँ 2 y है लेकिन एक y निकालने बोला है तो एक y बच जाएगा। यहाँ z 3 ठो है और यहाँ एक ही z निकालने बोला है तो z 2 ठो बच जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है 7 y z माथे पे 2। देखो 7 निकालना है लेकिन माइनस तो बोला नहीं तो माइनस तो रहेगा। y निकालना है, x के बारे में बात नहीं किया, x एक ही है उतार दे रहे हैं। y एक निकालना है लेकिन यहाँ है 2 तो एक बच जा रहा है तो y भी एक लिख देंगे। वैसे z 2 निकालने बोला लेकिन है हम लोग के पास 3 तो एक z बच जाएगा। ठीक है। ये है 9 नंबर का 1 2 3 4 सारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग करेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर में है आइडेंटिफाई द टर्म अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट भी निकालना है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी निकालना है। देखो यहाँ लिखा राइट देयर कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इन ईच ऑफ द, तो इसको टेबल बना के करने में सुविधा है। मतलब सभी का कांस्टेंट भी निकालना है और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी निकालना है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन जो है एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग एक बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है। और ऐसे टेबल बना के इसको करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन हम उतार ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है तो हम 3 क्वेश्चन का जगह बना लिए। ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया था नॉन कांस्टेंट या बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म जो है उसको लिखना है। तो देखो इसमें तो कोई कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, हम लोग ये थ्योरी में भी पढ़े थे। ठीक है। तो जो टर्म है वो ये है तो यहाँ पे होगा -7x, ये एक टर्म है। ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी किए थे, -7 इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है ना। वैसे ही देखो 1 का तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जो टर्म है वो ये है और ये है। तो यहाँ 2x एक क्वेश्चन है, +2x और एक क्वेश्चन है -3x²। तो इसका कोएफिशिएंट है +2 और इसका कोएफिशिएंट है -3, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है -3। वैसे ही देखो 1.2 एक टर्म है और 0.8 भी एक टर्म है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिए हैं, दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ 1.2 और इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ +0.8। यहाँ भी प्लस दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टर्म। टर्म बताना है लेकिन कौन सा टर्म, जो टर्म कंटेन कर रहा है एक्स, मतलब जिस टर्म में एक्स है। जैसे इस टर्म में एक्स है ही नहीं तो पहले टर्म लिखना है और उसके बाद कोएफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स का, मतलब एक्स हटा के लिखना है ना। तो ये भी टेबल में बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ हेडिंग होगा और यहाँ 3 क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन। फिर ये हो गया टर्म कंटेनिंग एक्स। ठीक है। और ये हो गया हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। ये होगा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो एक्सप्रेशन नंबर 1 जो है 11 का 13y² - 8xy। इसमें देखो 2 टर्म है लेकिन एक ऐसा टर्म है जिसमें x है ही नहीं तो इसको लेंगे ही नहीं, और इसमें है तो इसको लेंगे 8xy। अब अगर हम बताएं अब तो कोएफिशिएंट ऑफ x यानी x को छुपा देंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, y बचेगा, माइनस बचेगा, तो -8y आंसर हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 11 का ही, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 7x - xy²। इसमें 2 टर्म है, दोनों में ही x है तो दोनों लिखेंगे 7x और -xy²। इसका x का कोएफिशिएंट होगा 7 क्योंकि x ढकेंगे तो 7 बच जाएगा, और इसमें अगर x ढकेंगे तो माइनस बच जाएगा और y² बच जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। 5 - 7xyz + 4x² y, ये है क्वेश्चन। ठीक है। देखो
3 टर्म है, लेकिन इसमें तो एक्स है ही नहीं, इसको लिखेंगे नहीं, ये इसमें एक्स है इसलिए लिखेंगे -7xy z, ठीक है z। और ये इसमें भी एक्स है तो इसको भी लिखेंगे +4x² देखो इसमें से अगर x छुपा देंगे तो क्या बचेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, मतलब x छुपाना है, x छुपा दोगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, 7 बचेगा, x छुपा दोगे तो y बचेगा और z बचेगा। और इस टर्म में प्लस दे देते हैं, 4 बच जाएगा, 2x है ना, एक x छुपा देंगे तो एक x बच जाएगा और y तो बच ही जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 11 का आंसर। वैसे ही देखो ये भी है सेम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन y², वही टर्म लेंगे जिसमें y² होगा और y² का कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्रेशन 3 तो दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन था वही टर्म लिखना है जिस टर्म में y² कंटेन हो रहा है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मतलब ये 3 एक्सप्रेशन है और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ y² भी लिखना है, मतलब y² को छुपा के लिखना है। तो देखो जैसे 8 - xy², तो इसमें तो y² है ही नहीं, ये टर्म में है ही नहीं तो इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे, इसमें है तो ये पूरा टर्म लिख दिए माइनस के साथ। और अगर y² छुपा देंगे तो क्या बचेगा, x -x। वैसे देखो y² वाला ये एक टर्म है तो इसको लिखिए, इसमें y² है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, इसमें y² है तो इसको लिखेंगे। अगर यहाँ से y² हटा दिए तो 5 बचेगा, तो 5, यहाँ से y² हटा दिए तो क्या बचेगा, -3 और x, तो -3x लिख दिए। वैसे इस टर्म में y² है ही नहीं तो इसको लिखेंगे ही नहीं, इस टर्म में y² है तो इस पूरे को लिखेंगे, देखो -15x² तो लिख दिए। और इस टर्म में भी y² है तो इसको भी लिख दिए, देखो यहाँ पे साइन नहीं है तो प्लस का साइन दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो देखो अगर y² छुपा देंगे तो क्या बचेगा, -15 भी बचेगा और x भी बचेगा तो लिख दिए। वैसे ही y² अगर छुपा देंगे तो क्या बचेगा, 7, जिसको 7 भी लिख सकते हैं, +7 भी लिख सकते हैं। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। जैसे देखो ये 2 टर्म है तो ये हो गया बाइनोमियल, ठीक है, बी लिख दे रहे हैं बाइनोमियल। ये देखो एक टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। अच्छा ये है 3 टर्म, देखो 1 2 3, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल, ठीक है, टी से। देखो ये भी 3 टर्म है ना, तो ये ट्राइनोमियल, ये 2 टर्म है तो बाइनोमियल। लेकिन ध्यान देना होगा, देखो जैसे यहाँ पे p²q है, यहाँ पे pq², अगर यहाँ भी p²q होता तो इसको पहले ऐड करना पड़ता उसके बाद तो ये मोनोमियल हो जाता, लेकिन अभी दोनों लाइक टर्म नहीं है तो ये होगा हम लोग का बाइनोमियल। ये देखो एक टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल, ठीक है, ये बाइनोमियल है। ये देखो 3 टर्म है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म है, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है और नंबर ऐड हो जाता है, ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है ना। तो ये दोनों मिल के एक टर्म बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है -7 और +4, माइनस प्लस माइनस करते हैं, एक्चुअल में ये 7 और 4 बन के 3 बन जाएगा, यानी एक टर्म बन जाएगा, है ना। ये दोनों बन के एक टर्म बन जाएगा, ये पहले से तो 1 2 और ये दोनों बन के 3, तो ये ट्राइनोमियल होगा, ठीक है ना। तो ये है ट्राइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ द टर्म इज ऑफ लाइक और अनलाइक। तो लाइक टर्म और अनलाइक हम लोग थ्योरी में भी पढ़े हैं। देखो जैसे देखो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स है ना, तो वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म है। देखो यहाँ वेरिएबल अलग अलग है तो ये अनलाइक टर्म है। तो ये है लाइक टर्म, ये है अनलाइक टर्म। देखो यहाँ एक्स वाई है और यहाँ एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ 3, तो ये भी अनलाइक है ना, अनलाइक। देखो यहाँ पे m² p और यहाँ पे mp², दोनों अलग है ना, यहाँ m²p और यहाँ mp², दोनों अलग अलग है तो ये हुई अनलाइक टर्म। देखो यहाँ पे एक पे xz है और एक पे x² z² है, तो ये दोनों भी अनलाइक टर्म। देखो यहाँ पे pq है और यहाँ पे qp है। हम लोग पढ़े हैं कि pq हो या qp हो सेम चीज़ होता है ना, स्क्वायर अलग अलग नहीं होना चाहिए, बस चाहे ए बी हो चाहे बी ए हो, दोनों सेम चीज़ होता है। तो ये भी लाइक टर्म हुआ, ये हुआ लाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू पी है, दोनों हुआ लाइक टर्म।
अब यहाँ पे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म इनमें से कौन सा है, और छांट के अलग अलग करके हम लोग को चूज़ करके अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन में, तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का 1 नंबर, देखो 5x² y है, यहाँ भी x² y है, तो ये और ये टर्म लाइक है, तो हम लोग लिख देंगे x² y एंड -2x² y आर लाइक टर्म, है ना। यानी देखो यहाँ पे भी x² y है और यहाँ भी x² y है। ठीक है, तो ये दोनों लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है, तो इसको नहीं लिखेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a² b यहाँ भी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा 3a² b कॉमा देखे -6a² b, देखो 3a² b और -6a² b ये दोनों सेम है, तो ये दोनों आर कॉमा सेमी कॉलन दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया आंसर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, a b c यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पे 2a b c कॉमा 4a b c, ये दोनों भी लाइक टर्म है, ये दोनों भी लाइक टर्म है, ये अपना लाइक टर्म है, ये अपना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे सेमीकोलन देंगे, ये लिखेंगे आर लाइक टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पी क्यू है यहाँ पे, फिर यहाँ क्यू पी है, पी क्यू पी सेम चीज़ होता है ना, तो ये और ये लाइक है। रुको, 10 पी क्यू कॉमा देखिए -7 क्यू पी। ठीक है, और खोजना पड़ेगा। देखो क्यू, देखो यहाँ पे क्यू पी हो या पी क्यू हो सेम चीज़, तो यहाँ लिख देंगे कॉमा देखे 78 क्यू पी, तो ये भी लाइक टर्म था। वैसे ही यहाँ पे अब ख़त्म हो गया, तो ये अब यहाँ पे ऐसे बिंदी कॉमा बिंदी, ये एक हो गया लाइक टर्म। वैसे ही देखो पी है यहाँ अकेला, वैसे ही खोजना होगा और कहीं पी अकेला हो, जैसे ये एक पी अकेला है, तो ये और ये लाइक टर्म है, तो 8p लाइक है और कॉमा देके 2405 पी भी लाइक टर्म है ना। और देखो यहाँ भी यहाँ तो अब नहीं है, तो p के साथ ये वाला p मैच कर गया, इसलिए लिख लिए, सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, वैसे और खोजते हैं, जैसे p हो गया, q खोजते हैं। देखो एक q यहाँ पे है, ठीक है, और एक q यहाँ पे है, तो एक यहाँ एक यहाँ, यानी 8q कॉमा देके -100q, ये वाला कॉमा दे दिया, मतलब ये एक लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है। ठीक है, वैसे ही और खोजते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया। देखो p² q², देखो यहाँ भी p² q², यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो देख लेते हैं -p² q² और कॉमा देके 12 q² p² सेम है ना, तो ये भी लाइक टर्म होगा, ऐसे दे दिया, तो और मिल गया हम लोग को। देखो p² q² मैच हो गया, तो जैसे जैसे मैच होते जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे है p² q, यहाँ भी है p² q, सेम है ना, p² q यहाँ q यहाँ भी है, p² q यहाँ भी है, तो ये दोनों भी सेम है, तो लिख देंगे 13 p² q और कॉमा देके q p², क्योंकि q p² हो या q² p हो, दोनों में तो माथे पे स्क्वायर सेम जगह पे है ना, p पे ही है, तो ये दोनों सही है, कॉमा दे दिया। वैसे ही और खोजते हैं, जैसे देखो यहाँ पे p² है और यहाँ भी p² है, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं हुआ। देखो यहाँ पे 701 p² और यहाँ पे -5 p², दोनों सेम है ना, तो 700 p² कॉमा देके -5 p², तो ये सब हम लोग को लाइक टर्म्स मिला है ना, सेमी, इससे हम लोग अलग कर पा रहे हैं, है ना। तो ये सब आर लाइक टर्म्स, है ना, समझ गए। तो उस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट डाउन द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन एक्स।
हम लोग ये वाला थ्योरी में भी पढ़े थे, पॉलिनोमियल जो होता है एक्स पॉलिनोमियल है, तो ये सभी एक्स पॉलिनोमियल है। इसमें डिग्री वो हो लेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे देखो यहाँ 8 है ना, 8 है ना, तो एक्स के माथे पे 8 है तो इसका डिग्री हुआ 8। तो उस तरीके से है कॉपी में इसको सॉल्व करके, जैसे ये वाला देखो इसका आंसर होगा 8 क्योंकि इसका सबसे बड़ा नंबर 8 है, ठीक है। वैसे देखो इसका सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे एक्स का पॉलिनोमियल ना, तो ये एक एक्स का पॉलिनोमियल, इसके माथे पे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 1। वैसे ही देखो यहाँ एक्स है ही नहीं, तो इसका पॉलिनोमियल होगा 0, मतलब इसका डिग्री होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 8। देखो इसका पॉलिनोमियल डिग्री होगा 2 क्योंकि इसके माथे पे 2 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था, मतलब यहाँ पे मेंशन किया हुआ था एक्स, तो हम लोग सिर्फ एक्स को देखे थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो यहाँ भी एक्स है वाई है दोनों है, तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा। डिग्री पूछा है ना, तो सबसे बड़ा, जैसे देखो यहाँ एक्स के माथे पे 2 है, यहाँ पे वाई के माथे पे 2 है, लेकिन देखो इस पूरे टर्म को देखो, यहाँ पे एक्स में भी एक डिग्री है ना, हमें अभी बताया कि कुछ नहीं होता तो 1 समझते हैं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो ये मिल के 3 बन जा रहा है, ऐड होके, है ना, तो इसका डिग्री हुआ 3। वैसे देखो यहाँ पे x के माथे पे 1 है और y के माथे पे 2 है, तो इस पूरे में देखो यहाँ पे ये इसका डिग्री हुआ 3, इसका डिग्री हुआ 3, इसका डिग्री हुआ 4, है ना, इसका डिग्री हुआ 0, तो सबसे बड़ा डिग्री क्या है 4, तो इसका आंसर टोटल आंसर होगा 4, ठीक है। वैसे ही देखो इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री देखो 3 यहाँ पे है y के लिए और x के लिए 1, तो टोटल मिला के है 4, और यहाँ पे है 5, तो सबसे बड़ा 5 है, तो इसका आंसर हुआ 5, ठीक है। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है ट्रू फॉल्स, ठीक है। इफ़ 5 इज़ द कांस्टेंट, देखो 5 जो होता है नंबर जो भी होता है वो कांस्टेंट होता है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, और y इज़ वेरिएबल, कोई भी अल्फ़ाबेट होता है वो सब वेरिएबल्स होता है, तो ये भी थ्योरी में पढ़े थे। देन 5y एंड 5+y आर वेरिएबल, ये सही है, ट्रू है, क्योंकि इसके साथ एक वेरिएबल मिल रहा है ना, तो इसीलिए ये पूरा वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है 7x हैज़ 2 टर्म, ये गलत है, ये पूरा मिल के ना एक टर्म होता है ना, ये तो एक एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा मिल के एक टर्म होता है, तो यहाँ पे बोला है 2 टर्म, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। देखो 5+xy इज़ अ ट्राइनोमियल, ये भी गलत है, क्योंकि ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है, ये 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, ठीक है, तो ये है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है 7a इंटू बी सी इज़ अ बाइनोमियल, ये गलत है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल टर्म बताता है, ये पूरा मिला के एक टर्म हुआ, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर ये नहीं होता तो ये एक टर्म था, ठीक है, अगर ये नहीं होता 7a होता तो ये एक टर्म था, या बी सी होता तो ये एक टर्म था, लेकिन क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, देखो यहाँ प्लस का साइन था लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन था, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो ये बाइनोमियल होता, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मिक्स हो जाएगा बाद में, ये मल्टीप्लाई होके बाद क्या बन जाएगा 7abc, मिक्स हो जाता है ना, मल्टीप्लाई होता है तो इसीलिए ये बाइनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल ही है, तो ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 7x² प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज़ अ पॉलिनोमियल, ये एकदम सही है। पॉलिनोमियल जो होता है उसमें कोई भी वेरिएबल आना चाहिए, या टर्म जो होता है वो 3 से ज़्यादा होने से ही इस तरीके से भी बोला जाता है, ये है पॉलिनोमियल विद एक्स वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल इसमें एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2x² माइनस 3/x इज़ अ पॉलिनोमियल, ये गलत है, क्योंकि देखो कोई भी वेरिएबल, जैसे x है ना, यहाँ वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट मतलब इस क्वेश्चन में इस 3 नहीं, ये गलत है। देखो अगर एक्स छुपा देंगे, एक्स छुपाने बोला है ना, एक्स छुपा देंगे तो -3 भी बचेगा और वाई भी बचेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ -3 है, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2।